हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सीडीपी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो सबसे ज़्यादा नंबर आप सीडीपी में गेन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए, हम शारीरिक वृद्धि को माप सकते हैं लेकिन बुद्धि को माप नहीं सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। थर्ड ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन फोर्थ है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। हम किसी भी बच्चे के जन्म होते ही यह निर्धारित नहीं कर सकते कि उसकी बुद्धि कैसी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मीन्स एक से अधिक समस्या समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है, अभिसारिक विचारक। ऑप्शन सेकेंड है, अनम्य विचारक। ऑप्शन थर्ड है, आत्मकेंद्रित विचारक। और ऑप्शन फोर्थ है, सृजनात्मक विचारक। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। वह एक से अधिक समाधानों के बारे में सोच रही है और इनमें से काफी समाधान क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, मीन्स रियल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है अभिसारिक, तो अभिसारिक नहीं होगा, अपसारी होगा। अभिसारिक विचार हम इसे तब कहते जब एक ही समाधान होता और वह उचित समाधान होता। लेकिन यहाँ पर देखिए, रूही जो है एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है तो वह एक अपसारी चिंतन होगा, ना कि अभिसारिक, जिसे हम सृजनात्मक विचारक भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन सेकेंड है, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। ऑप्शन थर्ड है, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन फोर्थ है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए, आकलन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लेबलिंग के लिए या फिर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करने के लिए या फिर बच्चों को श्रेणीबद्ध करने के लिए। आकलन का उद्देश्य होता है कि जो संबंधित कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा कितना समझ रहा है और कितना नहीं समझ रहा है। यदि बच्चा नहीं समझ रहा है तो हम अपने टेक्निक में सुधार करेंगे, हम किसी दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे और बच्चे को कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। इसीलिए हम बच्चे का आकलन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन फर्स्ट है, कभी कभी तैयार करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन फोर्थ है, तैयार नहीं करना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए, सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठन वैफल्य मीन्स डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। डिसलेक्सिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उन बच्चों के प्राथमिक लक्षण को हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो पठन संबंधित अक्षमता को ही पठन वैफल्य या फिर डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में पढ़ने में धारा प्रवाहिता, यदि पठन वैफल्य होगा तो पढ़ने में धारा प्रवाहिता होगी नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। ऑप्शन फोर्थ है,
न्यून अवधान विकार। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा। यदि पठन संबंधित अक्षमता है धारा प्रवाह के साथ वह पठन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। ऑप्शन सेकंड है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन थर्ड है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। और ऑप्शन फोर्थ है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, चाहे वो बच्चे विशेष बच्चे हों या फिर नॉर्मल बच्चे, बिना भेदभाव के समान शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सेकेंड है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए बच्चों को हम विद्यालय छोड़ने के लिए भी नहीं कह सकते, जैसी स्थिति है वैसे ही स्वीकार कर लेना भी सही नहीं है, और विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना भी ठीक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता, बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले पाए, इसलिए हमें अपने शिक्षण पद्धति पर सुधार करना चाहिए और नए तरीके ढूंढने चाहिए ताकि सभी बच्चे उसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को ना ही दंडित करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना, देखिए अनदेखा कभी भी नहीं करना चाहिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन सेकंड है यंत्रवत याद करना। ऑप्शन थर्ड है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। और ऑप्शन चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। जहां पर भी यंत्रवत याद करने की बात की जाए या फिर लेबलिंग की बात हो, पाठ्य पुस्तक तो जहां पर भी देखिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग चाहे टीचर करे या फिर स्टूडेंट करे, ये हमेशा गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वतंत्र, ऑप्शन सेकंड है सन्निहित, ऑप्शन थर्ड है संबंधित नहीं, और ऑप्शन फोर्थ है पूर्णतया अलग। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित मीन्स अंतर संबंधित हैं। जैसे यदि आपको गाना गाना अच्छा लगता है, यदि आपको गाने के बोल, ये संज्ञान हो गया कि आपको गाने के बोल याद हैं और आपको सुर लय भी पता है, लेकिन यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यदि आपका संवेग अच्छा नहीं है, तो आप गाने को नहीं गा पाएंगे। तो इस प्रकार संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन फर्स्ट है प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन सेकंड है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ऑप्शन थर्ड है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, और ऑप्शन फोर्थ है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखिए संरचनावादी ढांचे में संरचनावादी सिद्धांत क्या कहता है?
जो अधिगम प्रक्रिया है वह अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, मीन्स सार्थक होना चाहिए। यदि आप सार्थक कुछ अर्थ को ग्रहण करके आप सीख रहे हो, समझ के कर रहे हो, तब तो यह संरचनावादी ढांचे के अनुसार सही है। वरना यदि आप रट के याद कर ले रहे हो या फिर यंत्रवत नहीं होना चाहिए। संरचनावादी सिद्धांत यही कहता है कि अवबोधन की प्रक्रिया मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग मेकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, यह विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन सेकेंड है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन थर्ड है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन फोर्थ है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। तो देखिए, यदि हम विद्यार्थियों को उदाहरण देकर पढ़ाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो देखिए, जब हम बच्चे को उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चे की अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जब हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वह क्लियर होता है और बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है, प्रोत्साहित होता है बच्चा सीखने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम बच्चे को लगातार कंटिन्यू पुरस्कार दे रहे हैं या फिर दंडित कर रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन सेकेंड है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन थर्ड है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। और ऑप्शन फोर्थ है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। तो देखिए, यदि हम बच्चे को कंटिन्यू पुरस्कृत कर रहे हैं या फिर दंड दे रहे हैं तो इससे अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। हम बच्चे को जिस कार्य के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं बच्चा वही कार्य करने लगेगा, तो इससे उसकी जिज्ञासा और अभिरुचि कम होती जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकेंड है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन थर्ड है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। और ऑप्शन फोर्थ है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। याद रखिए, जहां पर भी संरचनावादी सिद्धांत आता है तो करके सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन सेकेंड है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन थर्ड है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। और ऑप्शन फोर्थ है, एक व्याख्यान दे करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा, अन्वेषण मीन्स खोज एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है, जहां पर भी अवसर आएगा वो ऑप्शन हमेशा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। ऑप्शन सेकेंड है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। और ऑप्शन फोर्थ है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक दंड, ऑप्शन सेकेंड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ऑप्शन थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है विकास परिवर्त होता है, ऑप्शन सेकेंड है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ऑप्शन थर्ड है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ऑप्शन फोर्थ है विकास जीवन पर्यंत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो विकास का सिद्धांत है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जन्मजात विशेषताएं, ऑप्शन सेकंड है पर्यावरणीय प्रभाव, ऑप्शन थर्ड है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन फोर्थ है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता मीन्स हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, इसका प्राथमिक कारण क्या है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है परिवार एवं मीडिया, ऑप्शन सेकेंड है विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन थर्ड है मीडिया एवं पास पड़ोस और ऑप्शन फोर्थ है परिवार एवं पास पड़ोस। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है, तो परिवार तो कभी भी द्वितीयक होगा नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ तो होगा नहीं। अब हमें ये देखना है कि मीडिया दोनों में है, तो विद्यालय या फिर पास पड़ोस। कभी कभी पास पड़ोस को भी प्राथमिक एजेंसी मान ली जाती है, तो बच गए विद्यालय एवं मीडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया। तो जब भी आपको पास पड़ोस दिया हो तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सेकंड है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड है किशोरावस्था एवं वयस्कता और ऑप्शन फोर्थ है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, सबसे तीव्र वृद्धि होती है शैशवावस्था इन्फेंसी में। यदि आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था और शैशवावस्था अलग अलग दिया रहता तो यहाँ पर शैशवावस्था राइट होता, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था से भी तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि एवं विकास शैशवावस्था में होती है, दोनों साथ में दिए हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड है उद्योग बनाम अधीनतावस्था और ऑप्शन फोर्थ है प्रसुप्ति अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं और प्रत्येक अवस्थाओं के 2-2 स्तर मीन्स 3 अवस्थाएं और 6 स्तर दिए हैं, जिनमें से एक है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पहचान, ऑप्शन सेकंड है जेंडर संबद्धता और ऑप्शन थर्ड है जेंडर समरूपता और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर पक्षपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जेंडर पक्षपात। देखिए कहीं पर भी यदि लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है तो वह जेंडर पक्षपात होगा, यदि लड़कों की तुलना में लड़कियों पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है तो यह भी जेंडर पक्षपात होगा, और यदि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो यह भी जेंडर पक्षपात के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को
कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऑप्शन सेकंड है जेंडर पृथक समूह बनाना। ऑप्शन थर्ड है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। तो देखिए, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यह भी एक रूढ़िवादिता है। ऑप्शन सेकंड है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, भेद करने की बात की जा रही है कि लड़कों का अलग से समूह होगा और लड़कियों का एक अलग से समूह होगा, तो यह भी एक प्रकार का पक्षपात ही है। और थर्ड है बैठने की पृथक व्यवस्था, मीन्स लड़कों को अलग से बैठाया जाएगा और लड़कियों को अलग से बैठाया जाएगा, तो यह भी जेंडर पक्षपात ही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन फर्स्ट है लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन सेकंड है जीन पियाजे। ऑप्शन थर्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग। और ऑप्शन फोर्थ है जॉन बी वाटसन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, जहां पर भी आपको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की बात की जाए तो वहां पर वाइगोत्स्की जी ही सही होंगे। देखिए, यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व नहीं दिया रहता, यहाँ पर ओनली यदि सक्रिय जिज्ञासु दिया रहता, यहाँ पर जीन पियाजे जी सही होते। जीन पियाजे जी ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर यदि सक्रिय जिज्ञासु ही दिया रहता तो ऑप्शन राइट होता जीन पियाजे, लेकिन यहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जी राइट होंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन सेकंड है मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन थर्ड है किशोरावस्था। और ऑप्शन फोर्थ है जन्म पूर्व अवधि। तो देखिए, भाषा अर्जन सबसे ज्यादा बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज में जब बच्चा होता है, वह अनुकरण के द्वारा जिसको भी देखेगा, जो भी बात कर रहा है उसका अनुकरण करने लगता है और नकल कर करके ही वह इजीली जो है अर्जित भाषा को सीख जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुबंधन। ऑप्शन सेकंड है मॉडलिंग। ऑप्शन थर्ड है पाठ ढांचा। और ऑप्शन फोर्थ है प्रबलन। तो देखिए, जब भी हम बच्चा यदि किसी क्वेश्चन को कर रहा है और अटक जाता है, तो हम आवश्यकता होने पर उसे यदि सहायता कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, या फिर हम कोई हिंट दे रहे हैं बच्चे को, तो यह पाठ कहलाता है ढांचा, स्कैफोल्डिंग। तो ये ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन सेकंड है अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। ऑप्शन थर्ड है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन फोर्थ है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिनमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते आते बच्चा सीख जाता है। संरक्षण मीन्स खुद को सुरक्षित करना, और कक्षा में समायोजन, कक्षा समावेशन को बच्चा सीख जाता है। देखिए, यहाँ पर पदार्थ स्थायित्व सेकेंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पदार्थ स्थायित्व की बात की जा रही है, तो यह होती संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। थर्ड ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मीन्स 2 से 7 वर्ष की बात की जा रही है। और ऑप्शन फोर्थ है प्रतिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार, तो यह होता अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
क्योंकि क्वेश्चन में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, संरक्षण और कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सेकंड है अनुबंधन, ऑप्शन थर्ड है प्रबलन और ऑप्शन फोर्थ है स्कीमा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ स्कीमा। जीन प्याजे जी ने 8 संप्रत्यय दिए हैं, जिनमें से एक है स्कीमा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जोर से बोलना, ऑप्शन सेकेंड है पार स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन थर्ड है आत्म केंद्रित वार्ता और ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत वार्ता। यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहेंगे इसे। देखिए, जिक्सा पहेली को सॉल्व करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से क्या कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? फिर वो बोलते हैं नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वह स्वयं से बात कर रही है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता राइट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।